हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट 14 है। तो अगर आपने बाकी के 13 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको मैथ और साइंस के भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने मैथ और साइंस के एक एक प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, तो आप लोग जाके उन्हें भी देख लीजिए। उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं जनरल स्टडीज के इस प्रैक्टिस सेट की। तो आइए। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रीकरण जो प्रणाली था उसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ठीक है, भारी उद्योग की स्थापना। आप लोग करेक्ट आंसर मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है। तो ये है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये किन कारणों के कारण ये शुरू हुई थी। तो देखिए, इनमें से जो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ये भी बिल्कुल सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तो ये तीनों चीजें सही हैं। यानी कि उपरोक्त में से सभी ये तीनों कारणें थी जिसके कारण इनमें विभाजन की प्रक्रिया जो है शुरू होने लगी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काफी चर्चित ये पंक्ति है, काफी सॉन्ग्स में भी यूज किया जाता है। तो इन पंक्तियों को लिखा किसने था। तो इन्हें लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाने वाले पहले मौलाना हसरत मोहानी थे। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और सातवां क्वेश्चन है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, उसकी स्थापना कब कब हुई थी। देखिए, इन दोनों की स्थापना जो है 1925 में ही हुई थी। तो इसलिए आपका 1925 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया। तो ये किया था 1930 के दशक में, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 के गठन शतक में किया गया था। ठीक है, नवा क्वेश्चन देख सकते हैं। नवा क्वेश्चन है कि किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो ये आपके पीर मोहम्मद मुनीस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था आपका 1885 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1885। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो 1932 में होने वाला जो गोलमेज सम्मेलन था वो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। ठीक है, और दूसरा कथन है कि 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में सहायता की। तो देखिए, ये दोनों कथन जो है दोनों सही है। बक्सर की लड़ाई के बाद ही अंग्रेजों में हिम्मत आया था और यहाँ पे 1765 में इलाहाबाद की संधि करके हमने उन्हें और बल दे दिया था, जिससे उन्होंने बंगाल को भी स्थापित कर लिया था अपना राज्य। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एक और दो दोनों सही है। ठीक है,
13वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया। तो देखिए ये चौरा चौरी की घटना जब हुई थी उसी कारण से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो सीमित नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कभी इसका विषय समाप्त नहीं होता। ठीक है, यानी कि देखिए राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कि कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो ये राष्ट्रपति को ही करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, इनमें से कौन। तो इनमें से जो उपराष्ट्रपति है वो भाग ले सकता है। नहीं सॉरी गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान्यवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है वो जो है महान्यवादी, वो जो है एक गैर सदस्य के रूप में किसी भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, तो महान्यवादी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 18वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात कही जा रही है। यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे ही नहीं। तीसरा बोला जा रहा है कि संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो देखिए इसका जो आंसर है वो जो है राज्यसभा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही चीज मुझे वहां पे ध्यान आ गया था। यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, वो मुझे वहां पे ध्यान आ गया था, इसलिए मैंने उपराष्ट्रपति बता दिया था। तो यहाँ पे राज्यसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका जो अध्यक्षता करने वाला होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 61वां संविधान संशोधन था, इसको भी ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति पद पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। जब विकास खंड पर पंचायत समिति जो होती है वो एक परामर्शदात्री समिति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो उसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उनमें देखिए उनमें क्या होगा, उनमें वृद्धि होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 23 का आपका ए करेक्ट आंसर है, वृद्धि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है बिक्री कर से है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिक्री कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य समाविष्ट आर्थिक वृद्धि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है।
गैस यहाँ पे 25 यानी कि आधे क्वेश्चंस मैंने करा दिए इस प्रैक्टिस सेट के, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। देखिए इनमें से सभी से है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इनमें से कोई नहीं होगा, होगा यहाँ पे सभी से, ठीक है। सभी से है इसका संबंध, ठीक है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित, श्वेत और नीली क्रांति, सभी क्रांति से संबंध है इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे 27वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू की थी या फिर किसके द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। तो ये लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है। तो जो नेवल एयर स्टेशन गरुड़ है वो कोचीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोचीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है वो स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। और 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सी देश G8 का सदस्य नहीं है। तो G8 का सदस्य जो है भारत नहीं है, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी रेखा कहलाती है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है वो शून्य रेखा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जीरो लाइन, ठीक है। 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से किसने सम्मानित किया था। तो देश रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी। 33वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में कहाँ बनाया गया। देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1877 में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्यालय जो है लाहौर में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, काफी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिपाही विद्रोह जो मेरठ से प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1857, सभी लोग जानते हैं कि 1857 में हुआ था, लेकिन डेट आपको यहाँ पे मस्ट होता है, कंपलसरी होता है। तो ये 10 मई 1857 को हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 35वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तरंग ध्रुवित यानी कि पोलराइज्ड नहीं की जा सकती है। तो कौन सी तरंग जो है वो पोलराइज नहीं की जा सकती है। तो ये ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के किस वायसराय ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला लॉर्ड कार्नवालिस था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कार्नवालिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 37वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 37वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में न गिरने वाली केवल एक ही नदी है इनमें से, वो है साबरमती। बाकी महानदी, गोदावरी और कावेरी सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। आगे 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 38वां क्वेश्चन है कि कौन सा मिलान गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जोजिला जो है सिक्किम में, यही गलत है, ये नहीं होगा। यहाँ पे सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा उत्तरांचल में, और यहाँ पे बोडमिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। तो जोजिला दर्रा कहाँ पे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो जोजिला दर्रा है वो अब लद्दाख में चला गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में, ठीक है। पहले हम इसे जम्मू कश्मीर के नाम से जानते थे, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, लेकिन अब ये लद्दाख यूनियन टेरेटरी में चला गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 39वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 39वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रादेशिक जल समुद्री सीमा कितना समुद्री मील है। तो ये जो है आपका 12 समुद्री मील है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 समुद्री मील। 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। यानी कि वेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो झेलम नदी जो है वेरीनाग से निकलती है, ध्यान रखिएगा। और किस गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को क्या कहा जाता है। किसी भी गतिशील जो वस्तु होगी उसकी अंतिम गति और प्रारंभिक गति के अंतर को हम कहेंगे विस्थापन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 42वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 42वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संयुक्त ग्रंथि है। संयुक्त ग्रंथि इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो अग्नाशय है वो एक संयुक्त ग्रंथि है,
ध्यान रखिएगा। और 43वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 148 में है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 148 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 44वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 44वां क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर में अब कितने राजकीय भाषाएं होंगी। तो जम्मू कश्मीर में अब कितनी राजकीय भाषाएं होंगी, तो अब 5 राजकीय भाषाएं होंगी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 45वां क्वेश्चन है कि भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो बंधुआ मजदूरी है उसे प्रतिबंधित करने वाला जो अधिनियम है वो पास किया गया था 1976 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976। और नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। देखिए, सरकारिया आयोग का केंद्र और राज्य के बीच में संबंध जो बनाए रखती है वो सरकारिया आयोग का इसी से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रखी गई है। तो जो आकस्मिक निधि है वो रखी गई है राष्ट्रपति के अधिकार में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इनमें से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है दोस्तों, तो देखिए कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी है हमारा, वो जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 49वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 49वां क्वेश्चन है कि किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो है वायरस के द्वारा होती है। मैंने इसे ट्रिक के माध्यम से भी कराया है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। 50वां क्वेश्चन देख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो भारत के विधान परिषद को समाप्त करने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, ये आज के टॉप 50 क्वेश्चंस थे। आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही होंगे आप लोग, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।